नमस्कार, स्वागत है आपका आज का एजेंडा में। मैं हूं जया सिन्हा। आज के एजेंडा में नजर उन खबरों पर जो बनेंगी आज की सुर्खी और जिन पर रहेंगी सभी की नजरें। तो आइए देखते हैं क्या है खास आज के एजेंडा में। वाराणसी में आज से शुरू हो गया है विज्ञान व्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग के बाद 4 अगस्त को वाराणसी कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी एएसआई। वहीं सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज दोनों सदन में पेश किए जाएंगे कई अहम विधेयक। तो वहीं मणिपुर हिंसा पर चर्चा के नियमों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जारी है बहस। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। आज रायगढ़ जिले में सभी स्कूल बंद। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। चेन्नई में अगले 3 दिन तक आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर होगी वैश्विक चर्चा। G20 देशों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज से। और सबसे पहले बात ज्ञान व्यापी मामले की। जी हां, वाराणसी में स्थित ज्ञान व्यापी परिसर का आज से वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो गया है और पुरातत्व विभाग की टीम जिला अदालत के आदेश पर वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग कर रही है। एएसआई की टीम मस्जिद परिसर में है। टीम को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने 14 जुलाई को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को छोड़कर एएसआई से सर्वे कराने का जिला जज ने आदेश दिया था। हालांकि हिंदू पक्षकारों की मांग का मुस्लिम पक्ष और मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में विरोध किया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की ओर से हिंदू पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को छोड़कर बाकी के परिसर की एएसआई से जांच हो। बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए और मंदिर समर्थकों के लिए। ये 10 बिंदुओं को लेकर के एएसआई सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू पक्ष ने अदालत के आदेश की सराहना की। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के 3 गुंबदों, पश्चिमी द्वार और पूरे परिसर की आधुनिक तरीके से जांच करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगले बार हम लोग के साथ जूनियर भी थे, इस बार जूनियर नहीं जाएंगे। सिर्फ 4 अधिवक्ता, 4 वादनी के अधिवक्ता रहेंगे, जिससे 40 संख्या में टीम रहेगी, उनका यंत्र रहेगा। हम लोग को सहयोग करना है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस सर्वेक्षण से मस्जिद को नुकसान हो सकता है। संरचना वजूखाना में पानी के फव्वारे का हिस्सा है। कार्बन डेटिंग का मतलब है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना, जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होती है। अगर किसी को भी किसी चीज की आयु को लेकर शंका होती है तो फिर इसी के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि पेड़ पौधे, इंसान या जानवर कार्बन 14 को अपने ऊतकों में अवशोषित करते हैं। जब वे मर जाते हैं तो कार्बन 14 समय के साथ अन्य परमाणुओं में बदलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक उसी बचे हुए कार्बन 14 परमाणुओं की गिनती करके आयु का पता लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के पास मौजूद है हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर। आइए सीधे रुख करते हैं हरिकेश का। हरिकेश, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा पाएंगे और अपडेट दे पाएंगे? किस तरह से इस वक्त जो पूरा वैज्ञानिक सर्वे है वो किया जा रहा है? कौन कौन जो है इस सदस्य शामिल हैं इस पूरी टीम में, और इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले पर?
देखिए जया, जैसा कि हम लोग ज्ञानवापी के सामने ही खड़े हैं, गेट नंबर 4 है जिससे प्रवेश लोगों को मिलता है, और इसी गेट की तरफ से एएसआई की टीम भी जो है प्रवेश करके गई 7 बजे। उनके साथ हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि हैं। जो इन महिलाओं ने केस किया था उनमें महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, और एएसआई की टीम जो पहले वहां गई, सर्वे से पहले एक मूल्यांकन करना है उनको, जिसमें कि किन किन चीज़ों को देखना है, जीपीआर करना है, कार्बन डेटिंग का। इसके साथ ही कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनमें, जैसे जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों ने ये बताया कि केस में जो जीपीआर करते हैं ज़मीन के अंदर 4-5 मीटर तक के अंदर की जो चीज़ें हैं उनका वो समय और काल निकाल पाते हैं एएसआई की टीम। इसके साथ ही साथ जो कार्बन डेटिंग का काम तो होता ही है, लेकिन जो यहाँ पे दीवारें हैं उनकी उम्र, उसके अलावा जो कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में भी, छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। और जो परिसर है जो बैरिकेड कर दिया गया है उसके बाहर से भी उनको जो चीज़ें बनी हुई हैं पहले के भवन से निर्माण से संबंधित, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। साथ ही जो कलाकृतियाँ हैं, जो शैली है, किस शैली में भवन बना हुआ था, उससे भी उसकी अवधि का पता चलेगा, ऐसा इनका बताना है। साथ ही जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी इस तरह का वो कुछ भी ऐसी घटना न घट सके। कल रात में एएसआई टीम के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है। चूँकि आज सावन का तीसरा सोमवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है दर्शनार्थियों की, तीर्थयात्रियों की, यहाँ पे दर्शन करने वालों की। जो ये मार्ग है मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक, इसको पूर्ण रूप से वाहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोग पैदल चल के आ रहे हैं। साथ ही जो दिव्यांग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि ज्ञानवापी पर इसके पहले भी जब एक एडवोकेट सर्वे कराया गया था तो उस समय हमारे साथी आशुतोष जो लखनऊ से, उन्होंने भी रिपोर्टिंग की थी और संजोग से आज ये काशी में मौजूद हैं। आशुतोष, ये जो एएसआई टीम अंदर गई है और जो सर्वे का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, अभी तो मूल्यांकन कार्य उन लोगों ने शुरू किया है, वो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर कैसे अगर हम कहें तो एक सैकड़ों वर्ष के विवाद के अंत की शुरुआत है। खासतौर पर मान्यता और आस्था का वैज्ञानिक परीक्षण है, जिसे अदालत के आदेश पर आप जान सकते हैं कि 7 बजे से एएसआई की टीम वहां पर गई है। किन बिंदुओं पर, किन जगहों पर जो है उसका परीक्षण किया जाना है, इसको लेकर के वहां पे दोनों पक्षकार जो है मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं, और इस आधार पर एक निष्कर्ष निकालने जाने की कोशिश की जाएगी कि जिससे इस विवाद का अंत हो सके। ये जैसा जया आशुतोष भी बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता है इसकी, और इसके आधार पूर्व में सुप्रीम कोर्ट तक जो गया था राम जन्मभूमि का मामला, वो इसी आधार पर इसका भी फैसला आया था। लेकिन जैसा कि आपने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो मसाजिद कमेटी है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं, और हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि इसको बार बार ये लोग भटकाने का कार्य कर रहे हैं, देर करने का कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है, इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, तो इस सर्वे को हो जाने दें, और जो भी परिणाम इसके आएंगे वो आप देख सकते हैं कि जो परिणाम आएगा उसके, ये चूंकि ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, इसकी एक ठोस आधार है, शैली है, साहित्य है, और जो ये जीपीआर सिस्टम से जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं वो एएसआई का सर्वे आएगा, तो ये एक प्रामाणिकता इसकी होगी। आशुतोष, ये इसको जो विश्वनाथ धाम में जो ज्ञानवापी परिसर है जिसके लिए एएसआई गई है, और इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि पहले भी आपने देखिए, बार बार इस मामले को कंपेयर किया जा रहा है राम जन्मभूमि से, तो राम जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी दोनों परिसरों और स्थानों में अगर हम कहें तो एक विशेष अंतर दिखाई देता है। वहाँ पर जो भी डोम था, जो भी स्थान था, वो डिमोलिश हो चुका था, और उसके बाद एएसआई ने खुदाई करके वहाँ पर जो है तथ्यों को परखा था। लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर क्षेत्र बहुत ही छोटा है और उसकी दीवारें इस स्थिति में नहीं है कि उसमें अगर कोई ज़्यादा तोड़ मरोड़ या खोदा खादी की जाएगी तो वो उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए वैज्ञानिक के साथ जो है पूरी जो हाई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ पता करना, ये जो है एएसआई टीम की सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ने भी कहा है और अदालत ने भी कहा है कि बिना कहीं कोई चोट पहुंचाए, खरोच पहुंचाए, वस्तु स्थिति को वैसे ही रहने देते हुए वास्तविकता को पता किया जाना है। ये इसकी रिपोर्ट, एएसआई की जो रिपोर्ट है वो 4 अगस्त तक जिला अदालत के समक्ष पेश करनी है। जैसा कि आशुतोष भी कह रहे हैं, देखिए
उत्खनन तभी करना है, अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि उत्खनन तभी करना है जब बहुत आवश्यक हो। इसके अलावा जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जीपीआर सिस्टम इतना वैज्ञानिक है, इतना आधुनिक है कि ज़मीन के 4-5 मीटर के अंदर के जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं वो उससे पता कर लेते हैं। तो ये जो दीवारें हैं, ख़ास तौर से जो अदालत का निर्देश है कि दीवारों के आयु की जानकारी, जो कलाकृतियाँ या जो उसमें मूर्तियाँ बनी हैं उनकी आयु, और जो शैली है बनने की, जो भवन है, जो विवादित परिसर के अंदर जो बिल्डिंग है उसके जो शैली बनी हुई है वो किस काल की है, किस शताब्दी में बनी है। तो ये चीज़ें जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, एएसआई के जो टीम अंदर गई है, वो लोग इसका ख्याल रखेंगे और उसके आधार पर ही, चूंकि ये वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हैं, इस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल, तो ज्ञानव्यापी पर जो वैज्ञानिक सर्वे है उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, हमसे जुड़ने के लिए। आशुतोष का भी शुक्रिया। तो यहाँ पर जो पूरे देश से जो विशेषज्ञों की टीम है एएसआई की, वो इस वक्त ज्ञानव्यापी जो परिसर है उसमें दाखिल हो चुकी है और वहाँ पे जो सर्वे है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कह सकते हैं कि बड़े विवाद के हल की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती नजर आ रही है। और आइए ज्ञानव्यापी वैज्ञानिक सर्वे के बाद बात कर लेते हैं संसद के मानसून सत्र की। तो संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई और फिर इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी लगभग यही आलम देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा करे। चर्चा के नियम को लेकर दोनों सदन में विपक्षी दल हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठक होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 विधेयक ला रही है। इनमें कई नए बिल भी हैं, तो कुछ पहले संसद में पेश हो चुके हैं जिन पर चर्चा होगी। कुमार आलोक हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जिस तरह से तो बिल्कुल लगातार हम अपने संवाददाताओं से भी बात करते रहेंगे कि क्या लगातार जिस तरह से विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है और हंगामा की भेंट चढ़ गए, जो शुरुआती दिन है उसके मानसून सत्र के, आज फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी जब, तो उम्मीद की जा रही है कि किस तरह से जब लगातार सरकार ने ये बात साफ कही है कि वो हर मामले पर गंभीर मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है जो इस वक्त महिलाओं पर अत्याचार का है, उस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और लगातार इस बात पर और हंगामे के चलते भेंट चढ़ा रहा है जो मानसून सत्र था। तो आज उसका तीसरा दिन है मानसून सत्र का और इसमें क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह से आज जो नियमों का हवाला देकर लगातार चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, उस पर आज क्या कुछ कोई आम सहमति बनती नजर आ सकती है, ऐसी कोई उम्मीद है। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, कल एक जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, कल एक कार्यक्रम में जिस तरह से सभापति ने कहा कि जो इस वक्त संसद जो है वो लोकतंत्र का एक मंदिर है और कैसे उसमें चर्चा होनी चाहिए। इस वक्त जो पूरे देश की जनता है वो चाहती है कि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का जो अड़ियल रवैया है, यहाँ तक कि शून्यकाल भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है आज? देखिए, पहले अगर नियमों का हम हवाला देखें, अगर हम नियमों के बारे में अगर जाने संसदीय नियमों के बारे में, तो लोकसभा में 193 के तहत चर्चा कराने के लिए विपक्ष की मांग पर सरकार वहां पर तैयार है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या राज्यसभा में है, जहाँ पे एक तरफ 176 पे सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो। ये 176 जो होता है उस नियम के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, अल्पकालीन चर्चा होता है जो 2.5 से 3 घंटे तक होती है और उसके बाद संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देते हैं। लेकिन 267 के तहत जो नियम है, पेज नंबर 92 राज्यसभा की जो पुस्तिका है उसमें 267 के तहत ये होता है कि सारे जो सूचीबद्ध कार्य होते हैं पूरे दिन के, उनको सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद ये दीर्घकालीन चर्चा होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है और रेजोल्यूशन चाहे जो भी हो सकता है कि जब चर्चा हो जाए उसके बाद एक संसदीय समिति का गठन हो या ऑल पार्टी के मेंबर्स जाकर के वहां पर जाएं और घटना को मणिपुर की समस्या या किसी भी समस्या के बारे में जाकर के वो अवलोकन करें। तो ये अगर 267 की हम बात करें तो 1990 से लेकर 2016 तक अभी तक सिर्फ 11 बार चर्चा हुई है। लास्ट जो चर्चा हुई है 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी जो हुई थी, उसको लेकर बिल्कुल तो मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार जिस तरह से सरकार ये बात कह रही है कि वो
हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर चर्चा में भाग लेने की बजाय इस चर्चा से भागता नजर आ रहा है विपक्ष। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्यों वो चर्चा से भाग रहा है, क्यों नियमों के हवाले से वो इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहता। लगातार कुमार आलोक हम आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए आज के एजेंडा में बात कर लेते हैं कि किस तरह से भारी बारिश अब परेशानी का सबब बनी हुई है, खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में। जी हां, उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहां केमड़ा गांव के पास भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य में 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। तो भारी बारिश की वजह से तबाही जारी है और यमुना का जलस्तर भी बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज सुबह 7 बजे ओल्ड यमुना ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.56 मीटर दर्ज किया गया, जो कि कल रात 10 बजे 206.44 मीटर था। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना में फिर उफान है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें अलग अलग इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। वहीं बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। और देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र भी भारी बारिश से बेहाल हैं। रत्नागिरी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं रायगढ़ के इरशालवाड़ी में चल रहा राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। बीते बुधवार को पहाड़ दरकने से एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। मौसम विभाग ने आज पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ दिन तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज से अधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। और लगातार किस तरह से बारिश और इस बाढ़ से लोगों का जनजीवन बेहाल है, आइए लेते हैं ताज़ा अपडेट। दिल्ली से धीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन बोराना अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं और दीपक जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ पर जो है वो यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? किस तरह जो खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरह से इस वक्त प्रशासन की तैयारी है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। यमुना का जो जलस्तर है एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम शनिवार की बात करें तो जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार के दिन लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी प्रति घंटा जो यमुनानगर का जो हथनीकुंड बैराज से है उधर से यमुना की तरफ छोड़ा गया, दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। और अगर हम रविवार की बात कर लें तो रविवार के दिन भी लगभग 1.5 लाख क्यूसेक प्रति घंटा जो पानी है वो दिल्ली की तरफ भेजा गया। और जिसकी वजह से देख सकते हैं कि आज का जो सुबह का जो रिपोर्ट है, सुबह के रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का जो जलस्तर है वो 206.56 मीटर हो गया है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर है। और इसका असर यह है कि यमुना का जो खादर का इलाका है, जो फ्लड प्लेन का जो इलाका है, वो फ्लड प्लेन के इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम हिंडन नदी को देखें तो हिंडन नदी गाजियाबाद की तरफ से भी जो हिंडन नदी है उसके भी जलस्तर में जो
जो इजाफा हुआ है, जिससे कि गाजियाबाद से जो सटा हुआ दिल्ली का जो इलाका है, उस इलाके में भी जो बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से बन गई है। तो दोनों तरफ, एक तरफ हथनीकुंड बैराज का पानी और दूसरी तरफ हिंडन का पानी, ये दोनों पानी दिल्ली के जो खादर के जो इलाके हैं, तटीय जो इलाके हैं, उस इलाके में घुस गया है। और जहां तक आपने तैयारी की बात की है कि दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि जो लोगों जिनके घरों तक पानी पहुंचे उनको राहत कैंप तक पहुंचाया जाए, उनके लिए खाने की पूर्ति की जाए। हालांकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की थी और उन्होंने लोगों को इस बात का भरोसा दिया था। उपराज्यपाल से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चाहे बाढ़ की स्थिति जो दिल्ली में बनी हुई है, लोगों को राहत कैंप तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको बाकी सुख सुविधाएं कैसे दी जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो जहां उनके घरों में पानी पहुंचा है, तो पानी के बाद की स्थिति का भी जो उसके बाद की जो स्थिति होगी, उससे उनको कैसे राहत दिया जाए, इसके लिए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, भारी बारिश की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी, नवसारी जैसे कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी बहुत कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है, कौन से इलाकों के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश है किस तरह से प्रशासन की? जी बिल्कुल, बीते 2 दिनों से गुजरात में लगातार ही तेज बारिश जारी है और आगे आने वाले 3 दिनों के लिए भी गुजरात के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया हुआ है, रेड अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें देवभूमि, द्वारका, वलसाड, सूरत, नवसारी, भावनगर, जामनगर, राजकोट, ये सब जिले जो है वो शामिल हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। जैसा कि हम सबने देखा भी कि जूनागढ़ में बहुत तेज बारिश की वजह से बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न हुई थी, जहां पर बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन अब जूनागढ़ में बारिश ने विराम लिया है, वहां पर अब स्थितियां थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन जो भावनगर है, राजकोट है, जो सौराष्ट्र के इलाके हैं दूसरे, वहां पर भी तेज बारिश जो है वो आगे आने वालों में आज से 3 दिन तक, उसमें जो है मौसम विभाग ने कहा है कि वहां तेज बारिश हो सकती है। और इसके चलते जो नीचे के विस्तार है, क्योंकि ऊपर के विस्तार जो पानी नीचे छोड़ा जा रहा है, जहाँ से जो नीचे के विस्तार है वहां से लोगों को जितना जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सभी जिलों के लिए कंट्रोल रूम जो है वो बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम जो सेफ हेल्पलाइन है वो दी गई है, जहाँ पर जो भी लोग फंसे हैं या जिन्हें जिस भी तरीके की सुविधाएं जो है वो चाहिए, उसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन स्थानों पर उन्हें ले जाया जा रहा है वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं हो या फिर खाने की सभी जो पूर्ति है वो वहां पर हो सके। गुजरात के डैम की बात की जाए तो सभी डैम में लगभग 60% पानी जो है वो भर चुका है और 50 से लगभग 50 जैसे ऐसे डैम है जो ओवरफ्लो हो चुके हैं। 77 डैम ऐसे हैं जिनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो जिन डैम को हाई अलर्ट पे रखा गया है उनके आसपास के विस्तारों को तुरंत ही खाली करवाया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वही जिन विस्तारों में आगे आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें भावनगर शामिल है, राजकोट है, वलसाड है, जो दक्षिण गुजरात है उसके भी कई जिले हैं, वहां भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना है तो वे अपने घरों से बाहर ना निकले और जरूरत होने पर ही अपने काम के लिए बाहर निकले। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जो उन्हें दिए गए हैं उसका संपर्क करें। बिल्कुल प्रशासन भी अपनी ओर से बिल्कुल, तो यहाँ पर हेल्पलाइन जारी की गई है प्रशासन की ओर से। जी सुमन, यहाँ पर मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से एक बार फिर वही कोशिश है प्रशासन की कि जो लोग बेहाल है उन्हें थोड़ी मदद की जाए? बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 24 ऐसे जिले हैं अभी जिनमें अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो ऑरेंज अलर्ट है वो बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा के लिए जारी किया गया है, जहां पर पिछले 24 घंटे में काफी ज्यादा बारिश हुई थी। बुरहानपुर की अगर स्थिति की बात की जाए तो जिन 10 गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया था, वहां पर अब फिर से एक बार संपर्क स्थापित कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहां पर पहुंची हुई है।
किसी भी तरह की जान हानि की वहां पर जो सूचना है वो नहीं मिली है, लेकिन जो मवेशी हैं उनको हानि होने की सूचना वहां से मिल रही है। वहीं कई ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी के बाद अगर बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा से जितने तटीय इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा जलस्तर बढ़ा हुआ है। चूंकि 24 जिलों में अलर्ट किया गया है, उसमें नर्मदापुरम हो, जबलपुर हो या उमरिया है, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो सूचनाएं मिल रही हैं, अभी किसी भी स्थान से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की स्थिति जो है उस पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी चीज, कंट्रोल रूम्स जो बनाए गए हैं उनमें भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर कहीं जलभराव की स्थिति होती है तो रेस्क्यू टीम्स जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और जितनी मदद हो सकती है वो वहां पर की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, सुमन और धीरज हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे किस तरह से भारी बारिश की लगातार चेतावनी दी जा रही है देश के कई राज्यों में, और इस वक्त प्रशासन की भी पूरी कोशिश है कि लोगों को मदद की जाए, जो खासतौर पर जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के एजेंडा में भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक के बारे में, जिसकी शुरुआत चेन्नई में हो रही है। ये पहली बार है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए एक समर्पित कार्य समूह का गठन किया गया है, जो आपदाओं और जलवायु आपात स्थितियों से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि समूह एक विज्ञप्ति जारी करेगा जिसका सभी समर्थन करेंगे। चेन्नई में हो रही आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा भी तैयार करेगा। This meeting, the third meeting, the Chennai meeting, is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. ये बैठक G20 देशों और उनके नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाएगी, ताकि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में साझा प्रतिबद्धताओं और प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का वैश्विक कवरेज, आपदा और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण ढांचा, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और DRR के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं। 2015 में अपनाया गया सेंदाई फ्रेमवर्क भी इस बैठक के लिए एक मार्गदर्शक टेम्पलेट होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। Positive communique, I would say, is one of the most positive domains of the whole G20, that you will find a commonality of understanding of all of them, and it's urge to the G20 nations to put their best practices forward, to put greater energy into this effort, because this is what ultimately saves lives. कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा होगी और देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही बिपरजॉय केस स्टडी और आपदा से निपटने पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद G20 प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम में यूनेस्को विरासत स्मारकों का भी दौरा करने का मौका मिलेगा। आयशा खानम, DD न्यूज, चेन्नई। तो इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा DD न्यूज पर। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई,
कुछ खट्टी कुछ मीठी हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी